Good evening and Jai Hind, all the educants of class 11th. How are you doing? I hope you will be doing well. Now, today we will study about Dalton's law of partial creation. So, what Dalton says about his law? आज हम लोग गैस के नियम में, गैसेस लॉ में आखिरी लॉ पढ़ रहे हैं जो हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। डाल्टन ये कहता है कि अगर डिफरेंट गैसेस को जिनके आपस में केमिकल इंटरेक्शन नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी वेसल में रखा जाए तो जो प्रेशर डेवलप होगा वो इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के जोड़ के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का। इफ टू और मोर देन टू गैसेस which don't have any chemical interaction, any chemical interaction are taken in a flask at constant temperature, the pressure developed on the wall of container, container will be the linear sum of partial pressures, linear sum of all partial pressures, created by constituent gases, डाल्टन अपने पार्शियल प्रेशर के लॉ में ये कहता है कि अगर किसी कंटेनर में कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट गैसेस को हम देते हैं जिनका आपस में कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में कंटेनर के वॉल पर जो टोटल प्रेशर डेवलप कर रहा है वो इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। अब यहां हम लोग इसको फिगरेटिवली समझने की कोशिश करते हैं, एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट हमने एक कंटेनर लिया जिसकी वॉल्यूम V है, V वॉल्यूम के कंटेनर हम लेते हैं, कंटेनर है जिसकी वॉल्यूम V है, कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V का हम एक कंटेनर लेते हैं। अब इसमें एक गैस A को हम डालते हैं जिसका नंबर ऑफ मोल N1 है और ये प्रेशर खड़ा कर रही है P1, पार्शियल प्रेशर इसका P1। एक गैस डाला, इसके बाद हमने क्या किया, दूसरी गैस B को डाला जिसका प्रेशर ये N2 क्या है, इसका नंबर ऑफ मोल है और प्रेशर है इसका P2, पार्शियल प्रेशर P2 है। अब यहां हमने तीसरी गैस C को डाला जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, N3 है और इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, P3। ऐसे कंडीशन में डाल्टन्स लॉ जो कह रहा है उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, तो मैथमेटिकली डाल्टन जो कहता है इफ P is the total pressure, अगर P टोटल प्रेशर है तो मैथमेटिकली डाल्टन जो कह रहे हैं वो स्टेटमेंट मैथमेटिकल हम इस रूप में दिखा सकते हैं कि P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 ये होना चाहिए।
और टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स n, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकालेंगे तो n इक्वल्स टू क्या होगा, n1 प्लस n2 प्लस n3, ये हमको मिलेगा। अब ये जो चीज दिख रही है इसके ऊपर हम लोग जनरल गैस इक्वेशन लगा करके काम करेंगे। तो देखिए अगर हम जनरल गैस इक्वेशन यहां लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है वो हम देखते हैं। अप्लाइंग जनरल गैस लॉ, अप्लाइंग जनरल गैस लॉ, जनरल गैस लॉ, जनरल गैस लॉ या जनरल गैस इक्वेशन हम कहते हैं अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT, ये टोटल है, ये क्या आपका टोटल प्रेशर और ये आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। अब इंडिविजुअल गैसेस पर आप लगाते हैं तो P1V इक्वल टू nRT, n1RT हो जाएगा, P2V इक्वल टू n2RT हो जाएगा और P3V इज इक्वल टू n3RT हो जाएगा। अगर आप जनरल गैस इक्वेशन लगाते हैं PV इक्वल टू nRT तो उसके आधार पर पार्शियल ये गैस A का के लिए इक्वेशन फॉर गैस A और ये फॉर B और ये हो जाएगा फॉर C, ये इक्वेशन आपको मिलेगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि सपोज करते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1, तो यहां रिलेशन हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, यहां पर डिवाइडिंग इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 में 1 से हम लोग डिवीजन करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है आपका P1 V1, ठीक है, और इस साइड में हो जाएगा आपको N1RT और डिवीजन जब करेगा तो V1 नहीं होगा, उसकी वॉल्यूम तो कंटेनर की वॉल्यूम होगी, PV इक्वल टू NRT। जब हम डिवीजन करते हैं तो ये डिवीजन का फॉर्म हमको मिलता है। अब यहां V से V कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे हो, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, क्या आपको मिला P1 अपॉन P इक्वल्स टू N1 अपॉन N, और ये क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A है, क्या मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A का ये मोल फ्रैक्शन। अगर इसको हम इंडिकेट करते हैं x डैश से तो क्या मिलेगा हमको P1 डिवाइडेड बाय P इक्वल्स टू XS, ये मिलेगा। अब P1 का एक्सप्रेशन हम निकालेंगे तो x डैश इंटू P, ये इक्वेशन है जो डाल्टन्स के लॉ को विस्तृत करके एलाबोरेट करके हम पा रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर का कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर, ये आपको यहां हमने इक्वेशन में पाया। तो डाल्टन्स लॉ का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने के बाद हमको ये मिलता है कि अगर पार्शियल प्रेशर निकालना हो, टोटल प्रेशर हमको मालूम है और नंबर ऑफ मोल्स सभी गैसेस का मालूम है, तो ऐसे कंडीशन में लोग पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन को एक बार फिर मैं यहां लिख रहा हूं, इस जगह पर इक्वेशन लिख रहा हूं मैं कि आपको क्या मिला, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर, ये डाल्टन्स लॉ हमारा क्लास में, जिसमें हमने डाल्टन्स के नियम को पढ़ा आज, और डाल्टन्स के नियम को पढ़ने के बाद गैस के जितने भी नियम थे सभी खत्म हो गए। तो गैस लॉ हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया।
गैस का समाप्त हो गया। अब उसको दूसरे एंगल से पढ़ेंगे। तो गैस का को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस देखेंगे। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस आपको मालूम है कि एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी अवस्था में पदार्थ है, मैटर है, तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, उनको वाइब्रेट करना ही करना है। और जब वाइब्रेट करेंगे तो गैस के संदर्भ में केएमटी अपना क्या सजेशन देता है उसको देखते हैं। नंबर 1 जो केएमटी अपनी बात को कहता है वो ये कहता है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन amidst gaseous particles। ये पहला स्टेटमेंट है जो केएमटी कह रहा है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या है, 0 है। और दूसरी बात ये कहता है कि द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम is negligible in comparison to the total volume, in comparison to the total volume की तुलना में जो टोटल वॉल्यूम की तुलना में जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है उसका कोई मतलब नहीं, वो बहुत नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट डेटा है। और तीसरी बात जो यहां हमको जाननी है वो ये है कि प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है, इसके बारे में अपनी क्या राय देता है। तो थर्ड पॉइंट इसका ये है कि प्रेशर एग्जर्ट होने का कारण क्या है कि द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द gas is due to the collision of particles per unit area, collision of particles per unit area in unit time। ये प्रेशर बताया कि पार्टिकल्स किस रफ्तार से टकरा रहे हैं। अब जितना ज्यादा रफ्तार से इनकी टक्कर होगी उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, जितना कम रफ्तार से टक्कर होगी उतना ही प्रेशर क्या होगा, प्रेशर उतना ही उसका कम होगा। ये बात केएमटी कहती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है। इसमें और भी पोस्टुलेट्स हैं लेकिन उस पोस्टुलेट से बहुत लेना देना नहीं है। हम लोग जिस पोस्टुलेट की सहायता से इस पूरे थ्योरम आगे की चीज को समझना है उतना हमने डिस्कस किया। अब हम लोग बॉयल्स लॉ को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पर समझने की कोशिश करेंगे कि बॉयल्स लॉ केएमटी के आधार पर कैसे समझा जा सकता है। यहां देखिए, अंडरस्टैंडिंग बॉयल्स लॉ on the basis of KMT, on the basis of kinetic molecular theory, that is called KMT। तो बॉयल्स क्या कहता है, आपको पीछे पढ़ाया गया, लिखवाया गया। बॉयल्स ये कहता है कि for a given mass of a gas at constant temperature, the pressure of the gas or volume of the gas is inversely proportional to the pressure of the gas। तो जो स्टेटमेंट है बॉयल्स का वो P is inversely proportional to 1 by V है, या हम इसको इंटरचेंजेबल कह सकते हैं, V is inversely proportional to 1 by P, ये भी कह सकते हैं। तो यहां देखिए, अब वॉल्यूम के घटने से प्रेशर कैसे बढ़ेगा, वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर कैसे घटेगा, ये हमको समझना है। अगर वॉल्यूम कम है, यहां देखिए, इफ वॉल्यूम इज लेस, तो यहां क्या हो, जब वॉल्यूम लेस होगा
तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, वो भी लेस होगा। If volume is less, then surface area will also be less. Surface area will also be less. Will also be less. ठीक है, अगर वॉल्यूम कम है तो सरफेस एरिया भी उसका कम होगा। अब जब सरफेस एरिया कम होगा तो कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। दिस विल इंक्रीज subsequently collision of particles on the wall, against the wall will increase। अब ऐसे कंडीशन में जब वॉल्यूम कम हो गया है तो सरफेस एरिया भी घट जाएगा। सरफेस एरिया घट जाएगा लेकिन गैस की मात्रा क्या है, सेम है। ऐसे कंडीशन में जो कोलिजन हो रहा है वॉल पर वो अपने आप बढ़ जाएगा और उसके बढ़ने से प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसके अपोजिट हम लोग देखते हैं, इसका अपोजिट ये है कि अगर वॉल्यूम बढ़ा दी जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज, इफ वॉल्यूम विल इंक्रीज, अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो क्या होगा, द सरफेस एरिया विल ऑल्सो इंक्रीज, द सरफेस एरिया विल ऑल्सो increase, thus the collision per unit area, thus the collision of molecules per unit area will decrease। अब जब ये डिक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, so pressure will decrease, अब उसका प्रेशर जो है घट जाएगा। तो इस प्रकार से काइनेटिक मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट को भी अगर लेते हैं, थियरी को भी लेते हैं, तो जो बॉयल्स कह रहा है अपनी बात को, वो बात अपनी सही कह रहा है कि अगर आप वॉल्यूम घटाएंगे तो सरफेस एरिया घटेगा और गैसेस पार्टिकल्स का कोलिजन बढ़ जाएगा और बढ़ने से उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम आप फैलाते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और कोलिजन जो चल रहा है उसके सरफेस पे वो कम हो जाएगा और कम होने से क्या होगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली घट जाएगा। यहां हमने देखा कि वॉल्यूम विल इंक्रीज, द सरफेस एरिया विल आल्सो, if the volume is surface area will also increase, thus the collision of molecules per area will decrease। ये इसका हमने केएमटी के आधार पर इस बात को समझा है। तो केएमटी के आधार पर हमको सारी बातों को समझना है। For the timing for today it's enough। Thanks to all of you for watching the video। Thank you।